नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। भारत आज रांची के जैसे स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। रांची में खेले जाने वाले मुकाबले में ओस और टॉस की भूमिका अहम होगी। पिच क्यूरेटर SB सिंह के अनुसार टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। मैच सेंटर पिच पे खेला जाएगा और यह हाई स्कोरिंग मैच होने की भी संभावना है। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर सकती है। ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 क्रिकेट मैच के दौरान भारी ओस गिरने की संभावना है। हालांकि रविचंद्र अश्विनी पे सभी की निगाहें होंगी। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर रहे और खेल पत्रकार राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। आज का मैच है JCA में दूसरा T20 और हालांकि इतिहास भी है कि भारत जीता है जितना बार मैच हुआ है इस स्टेडियम। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारत ने रांची में 2 T20 के मैच खेले हैं और दोनों में उसे जीत मिली है। तो आज जीत की हैट्रिक लग सकती है और अगर जीत की हैट्रिक लगी तो सीरीज आज ही सील होगा। अच्छा सर, जैसे आपने सील होने का बात किया तो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या रांची में सील हो जाएगी सीरीज या इसके लिए कोलकाता तक अभी मतलब इंतजार करना पड़ेगा? ये जैसा कि हम कहते हैं कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा होता है। लेकिन अगर हम दोनों टीम की तुलना करें तो बिल्कुल एक बैलेंस टीम है। दोनों टीमों ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को विश्राम दिया है। विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो विलियमसन भी नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने जेमिंसन को भी टेस्ट सीरीज के लिए बचा लिया है लेकिन फर्ग्यूसन आ गए हैं। तो दोनों टीमें लगभग एक जैसी हैं। भारतीय टीम ने पिछले मैच को बहुत आसानी से जीता ऐसा लगता है, हालांकि लास्ट में मैच कुछ फंसता हुआ दिख रहा था। और वहां पर हमें देखना होगा कि जो नए खिलाड़ी जिनको कि मौके दिए जा रहे हैं, और दोनों ही टीमों की बात मैं करूंगा कि दोनों ही टीमों के जो युवा खिलाड़ी जिनको कि मौका मिल रहा है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और टीम में अपनी जगह सुरक्षित करें, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। वो जो क्रंच सिचुएशन आता है, जब मैच फंसता है, उस वक्त उनकी जो मानसिक दृढ़ता है वो कितनी मजबूत है वो सामने खुल के आता है। हमने पिछले मैच में देखा कि टीम इंडिया बिल्कुल आसानी से मैच लेकर जा रही थी। जब तक रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई मैच हो रहा है, बिल्कुल एक तरफा मैच जा रहा था। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं सूर्य कुमार यादव, 144 रन था टीम का स्कोर, 164 रन आप चेज कर रहे थे, 165 जीत के लिए चाहिए था। 21 गेंदों पर 21 रन का लक्ष्य था, बॉल टू बॉल मैच आ चुका था। लेकिन उस वक्त जिस तरह से उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को स्वीप करने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया, या उसे आप कह सकते हैं कि थ्रो कर दिया जिस तरह से, तो ये दिखाता है कि मैच खत्म करने का जो एक उतावलापन था वो भारत के लिए खतरा बन गया। क्योंकि उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, फिर वेंकटेश आए, लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए, पहली गेंद वाइड गई, उसके बाद वेंकटेश ने मिड विकेट पे बेहतरीन बाउंड्री लगाई, फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया, 5 बॉल 5 रन, फिर सिंगल का खेल था। लेकिन उस वक्त वेंकटेश, फिर वही बात आई कि मैच खत्म करने का जो एक उतावलापन था कि मैच फिनिश कर दें, हेरोइक इनिंग की जो बात होती है, एक रिवर्स स्वीप खेलते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं और फिर मैच को फंसा जाते हैं। हालांकि ऋषभ पंत ने बाउंड्री के बाद मैच को इंडिया के पाले में कर दिया। लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना होगा और जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको समझना होगा कि रन केवल बाउंड्रीज से ही नहीं आती हैं, कि चौके और छक्के से ही रन नहीं आते। जैसा कि पिछले मैच के बाद कप्तान ने खुद भी कहा, रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा कि आप जो है फील्डर्स के दाएं या बाएं भी शॉट खेलकर रन बना सकते हैं। तो इन चीजों को सीखने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखना है कि इन क्रंच सिचुएशन में दोनों टीमों के युवा खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, ये उनकी टीम के जीत पर असर डालेगी, निर्णय तय करेगी। वैसे देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है और शायद सीरीज आज सील हो जाए।
लेकिन सर चैलेंज तो है, क्योंकि 2 बार जब रिकॉर्ड रहा है कि इस स्टेडियम में मैच हुई है तो जीत दर्ज की है, और तीसरा बार अभी ये मैच हो रहा है, तो चैलेंज कितना है टीम इंडिया के लिए कि अपना रिकॉर्ड बरकरार रखे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो अगर हम मैच के दृष्टिकोण से देखें और आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप रांची में 2-0 से 2-0 आपके पक्ष में रिकॉर्ड है कि आपने 2 के दोनों मैच जीते हैं T20 के, तो उस जीत की जो एक लय है उसको बनाकर रखना है और आप यहाँ पे चाहेंगे कि आपकी जीत की हैट्रिक लगे। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेट में ये बहुत आसान नहीं है, इसके लिए आपको परफॉर्म करना होगा। और जैसा कि रांची में भी मैच हो रहा है और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा भी कि टॉस जो है वो बॉस बनकर निकल के आ रहा है, और ये हम T20 वर्ल्ड कप से देखते आ रहे हैं। हालांकि मैं इसे एक बहुत आदर्श स्थिति नहीं मानता। क्रिकेट में ऐसी स्थिति आनी चाहिए जहां पर दोनों टीमों के लिए बराबर के मौके हों, और आईसीसी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये ड्यू फैक्टर से टीमें तो जूझ ही रही हैं, वो कैसे इनसे बाहर आ सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसे यंत्र होने चाहिए जो ड्यू फैक्टर को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में ना पहुंचा दें कि मैच का फैसला सिक्के से होने लगे। तो इस चीज पर आईसीसी को भी ध्यान देना चाहिए। यहां पर भी एक बात महत्वपूर्ण होगी रांची में कि यहां पर भी ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा भी आरती। तो उससे दोनों टीमों में से कौन बेहतर तरीके से निपटती है। अगर टॉस जो भी टीम जीतता है निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि विपक्षी टीम को बल्लेबाजी के लिए न बुला के बाद में गेंदबाजी करना वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बाद में गेंदबाजी कर रही होगी टीम उसके गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगी, चाहे वो फास्ट बॉलर हो। स्पिनर्स के लिए तो और मुश्किल होने जा रही है कि गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, स्पिन पिच से कम हो जाता है, ओस गिरने के बाद बॉल बैट पे और आसानी से आने लगता है, अंडरलाइट भी इस तरह से बैट पे आने लगता ही है गेंदें, तो वहां पर शॉट खेलना आसान हो जाता है। तो आज भी टॉस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज तो दोनों कप्तान के लिए यही है कि वो टॉस जीते। कौन से कप्तान टॉस जीतते हैं उस पर मैच का फैसला बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि रांची में एक बात जैसा कि हम देख रहे हैं, और हम लोग चूंकि रांची में हैं तो हमने महसूस किया है कि हो सकता है कि ड्यू फैक्टर जहां बाकी जगहों पर वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि सेकेंड इनिंग में एक फैक्टर बन के आता था, यहां पर पहली इनिंग में भी एक कारक बन सकता है ड्यू फैक्टर, क्योंकि ओस 7:30 बजे के आसपास 8 बजे के बाद ओस गिरना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि पहली इनिंग में भी 10 ओवर के बाद गेंदबाजों को ड्यू फैक्टर से जूझना पड़े। तो दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को वो तो चाहते होंगे कि कोई ड्यू फैक्टर ना आए, लेकिन वो आना ही आना है। उससे कितने बेहतर ढंग से वो डील कर पाते हैं गेंदबाज, इस पर मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर JCA स्टेडियम में स्पोर्टिंग विकेट है, यानी यहाँ गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में टॉस की भूमिका कितनी अहम रहने वाली, क्योंकि ड्यू भी एक फैक्टर है, जैसे आपने कहा कि ओस गिरने वाली है उसको लेकर। तो जैसा मैंने कहा कि ओस तो एक फैक्टर होगा ही, टॉस भी इंपॉर्टेंट है। आपने विकेट स्पोर्टिंग की बात की, लेकिन इसकी संभावना ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कम दिखती है कि ये एक स्पोर्टिंग विकेट होगा। ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होगा और यहाँ पर बल्लेबाज जश्न मनाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। दर्शकों के लिहाज से ये एक आदर्श स्थिति होती है। वो मैच देखने जाते हैं तो वो चौके और छक्के देखने जाते हैं। विकेट अगर जल्दी गिरने लगती है तो फिर होता क्या है कि मैच का वो मजा उन्हें नहीं मिलता। दर्शकों के लिहाज से ये एक आदर्श मैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ चौके छक्के पड़ने की पूरी संभावना है। हाँ, टीमों के लिहाज से एक स्पोर्टिंग विकेट बनना चाहिए, लेकिन T20 में ऐसे भी क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है, और T20 में तो ये कुछ ज्यादा ही बल्लेबाजों के पक्ष में झुक जाता है, चाहे इसके नियम हो या कुछ भी हो। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण होगा। स्पोर्टिंग विकेट की संभावना मुझे कम दिख रही है, और ड्यू फैक्टर के बाद तो वो स्पोर्टिंग विकेट वाली बात को लगभग खारिज ही हो जाती है कि गेंदबाज के लिए कोई अवसर होगा। हाँ, गेंदबाज के लिए अवसर होगा जो शुरू के जो 3-4 ओवर होंगे वहां पर अगर वो विकेट निकाल सके
ये सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोनों ही टीमों के लिए कि नई गेंद का इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये वही मौका होगा जो गेंद नई होगी और वो शुरू के 3-4 ओवर होंगे जहां आप बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अगर वहां पर गेंदबाज विकेट निकाल ले जाने में सफल रहे तो जो विकेट का एक दबाव होता है बल्लेबाजी करने वाली टीम पर, आप वो बना सकते हैं और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम दबाव में आ जाए और वो खुलकर स्ट्रोक न खेले, तभी एक संभावना बन सकती है गेंदबाजों के लिए। अन्यथा अगर 3-4 ओवर का समय निकल गया तो फिर बल्लेबाज को बहुत मुश्किल होगी, इसकी संभावना काफी कम है। सर, हमने ड्यू फैक्टर की बात की, टॉस की बात की, टीम की बात की, अब हम आते हैं टीम की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सर यहाँ कुछ बदलाव की गुंजाइश दिख रही है या फिर जो जयपुर वाली 11 रिपीट होगी? देखिए, जैसा लग रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम है। अगर बदलाव अगर होगा तो सिराज की जगह पे आप पटेल को खिलाएं या आवेश खान को खिला सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है कि विनिंग टीम के साथ कप्तान या कोच जो है कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे। अच्छा सर, ईशान किशन जो है ये झारखंड के खिलाड़ी हैं और आज रांची के जैसे मतलब स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो क्या इसका एडवांटेज उन्हें मिल सकता है? संभावना मतलब गुंजाइश है इसकी? अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें अपने होम ग्राउंड का तो फायदा मिलना ही मिलना है और ईशान अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो वो, लेकिन अब ये देखना है कि क्या श्रेयस अय्यर की जगह उन्हें मौका मिलेगा। चूंकि देखिए रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन में होंगे ही, सूर्य कुमार यादव पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, तो निश्चित तौर पे अगर उन्हें किसी तरह की अगर चोट नहीं हो तो वो खेलेंगे ही, पंत खेलेंगे ही, वेंकटेश अय्यर खेलेंगे ही, तो जगह एक ही बच जाती है, वो श्रेयस अय्यर वाली जगह है। लेकिन चोट से वापसी के बाद हालांकि श्रेयस अय्यर उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसकी संभावना कम है कि श्रेयस अय्यर को बाहर बिठा दिया जाए एक ही मैच के बाद। ये उनके साथ भी नाइंसाफी होगी, कुछ मौके तो उन्हें मिलने ही चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या होम ग्राउंड पे ईशान किशन को रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान हैं, वो उनके आईपीएल की टीम के भी कप्तान है मुंबई इंडियंस के, जिससे कि ईशान किशन खेलते हैं, तो क्या वो आईपीएल में अपनी टीम के साथी को यहां मौका देंगे? हालांकि संभावना कम दिख रही है, श्रेयस अय्यर खेलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा सर, चलिए टीम इंडिया की बात कर ली, अब न्यूजीलैंड टीम पे चलते हैं कि न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड में कोई मतलब किसी की एंट्री हो सकती है, संभावना है कुछ? वो इस सोढ़ी को खिला सकते हैं क्योंकि उनके लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो सीरीज शुरू है ना, ये T20 विश्व कप के बाद शुरू हुई और अब इसके बाद क्या है कि जो हर टीम है, जितनी भी टीम है, पूरी दुनिया की टीमों की मैं बात कर लूं, सब जो है अब अगले विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। आप इसलिए देखेंगे कि वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया है, नहीं तो अगर आप इंडियन सॉइल के हिसाब से देखें तो वहां पर एक स्पिनर ऑलराउंडर के लिए जगह बन सकती थी और ऐसे में कुणाल पांड्या को मौका दिया जा सकता था, लेकिन वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया क्योंकि अगला जो विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो वहां पर तेज गेंदबाजों की भूमिका अब महत्वपूर्ण होती है। तो यहां पर जो छठे नंबर पे जो ऑलराउंडर खिलाने की बात की जा रही है, वहां पर ऐसे ऑलराउंडर की तलाश की जा रही है जो कि तेज गेंदबाज भी हो और बल्लेबाजी भी कर सके, इसलिए वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया। हालांकि पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी नहीं की थी, आज हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें हम गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। दूसरी बात है, जहां तक न्यूजीलैंड की बात आपने की, तो उनका वो भी एक परीक्षा मतलब टेस्ट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, इसी वजह से उन्होंने एस्टल को मौका दिया था। हालांकि एस्टल पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके और वो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर सके थे, तो मुझे लगता है कि चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है सीरीज के लिहाज से, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम आज का मैच हारती है तो सीरीज वो आज ही हार जाएगी, तो ऐसे में सीरीज को बराबरी पर लाने के लिए हो सकता है कि वो एस्टल के जगह पे इस सोढ़ी को अपनी टीम में शामिल करें। अच्छा सर, यहाँ पे एवरेज स्कोर 150 के आसपास रहा है और इस पिच पे इसे फाइटिंग टोटल भी माना जाता है, और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, पिच में गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए मौका होगा। ऐसे में क्या दर्शकों को पावर प्ले में आतिशबाजी देखने को मिलेगी या फिर टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी?
आप बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। शुरू के 2-3 ओवर, जैसा कि मैंने कहा कि नई गेंद को देखना चाहेंगे कि वो समय निकल जाए जब गेंद स्विंग कर रही होती है। खास करके अगर हम रोहित शर्मा या राहुल की बात करें तो जो लेफ्ट आर्म से गेंद स्विंग करके अंदर की तरफ आती है तो वहां पर दोनों को परेशानी होती है, रोहित शर्मा को खास करके, और उसमें वो कई बार आउट भी हुए हैं। और ट्रेंट बोल्ट जो कि एक बहुत ही बड़े गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करते हैं, और जब भी वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करते हैं और गेंद को स्विंग करके अंदर की ओर लेकर आते हैं तो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि वो जो 2-3 ओवर का जो समय है, जो टीम सऊदी स्विंग बॉलिंग करेंगे, जो टीम के कप्तान भी हैं इस सीरीज के दौरान, तो टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट से भारतीय बल्लेबाज चाहेंगे कि शुरू के 2-3 ओवर उनको देख लें, और एक बार जब गेंद हरकत करना बंद कर दे उसके बाद वो अपने शॉट खुलकर खेलेंगे। अच्छा सर, रविचंद्र अश्विन पे भी सबकी निगाहें मतलब आज टिकी रहेगी क्योंकि उनका रिकॉर्ड यहाँ शानदार रहा है। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 14 रन देकर विकेट और बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका, तो उसके बारे में आप कुछ कहिए कि उनकी जो रिकॉर्ड है अब तक शानदार है, और इस मैच में उनके लिए भी थोड़ा चैलेंज रहेगा सर, क्योंकि उम्मीद जग गई है इंडियन टीम पे सबका। देखिए, अश्विन पे उम्मीदों का भार पिछले काफी सालों से रहा है और वो हर बार खरे उतरे हैं उस पे, और बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं, वैरायटी उनके पास बहुत है। और कह सकते हैं कि अश्विन और जडेजा की जोड़ी चल रही थी, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था और उसके बाद जब फिंगर स्पिनर से हट के रिस्ट स्पिनर्स की बात आई थी तो फिर कुलचा की एंट्री हुई थी, कुलचा मतलब कुलदीप यादव और चहल की, तो उसके बाद से अश्विन और जडेजा को जो है वो बाहर बैठना पड़ा था। अब एक बार फिर से जडेजा और अश्विन हमें वर्ल्ड कप के दौरान दिखे थे, यहाँ पर जडेजा को विश्राम है लेकिन अश्विन खेल रहे हैं, और अश्विन की योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। बहुत ज्यादा विविधता है उनकी गेंदों में, वो कैरम बॉल फेंक सकते हैं, ऑफ स्पिनर तो है ही, उनके गेंदे जो है वो बैट्समैन को फ्लाइट में बीट कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी गेंदों का सामना करना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए चुनौती होगी। एक परफेक्ट स्पिनर हैं और ऐसा उन्होंने कई बार साबित किया है। आपने रांची की बात की कि रांची में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो न सिर्फ रांची बल्कि वो जहां जहां भी खेले हैं अधिकतर जगहों पर उनका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा है। तो वो भारत के मुख्य गेंदबाज हैं और हमने पिछले मैच में भी देखा कि उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और जो 14वां ओवर पिछले मैच का उन्होंने फेंका था उस समय तक न्यूजीलैंड बहुत स्मूथली और बहुत ही आक्रामक गति से आगे बढ़ रहा था। गप्टिल और चैपमैन जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और वहीं 14वां ओवर लेकर अश्विन आए थे और उन्होंने 14वें ओवर में ही चैपमैन को और उसके बाद एक और विकेट, उसी ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को बिल्कुल ही रोक दिया वहां पर, और वहीं से टीम इंडिया ने वापसी की थी। तो पिछला मैच भी जो आप जीते हैं वहां पर अश्विन का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और जो 14वां ओवर वो पारी का लेकर आए थे जहां उन्होंने 2 विकेट लिए थे, वहां से मैच का पासा पलटा था। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, चूंकि अश्विन में इतनी ज्यादा योग्यता है कि आप उनसे हर वक्त उम्मीद करते हैं, और यही वजह है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो अपनी योग्यता से थोड़ा भी नीचे परफॉर्म करता है ना, तो हमें लगता है कि वो बहुत खराब कर रहा है। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था कि जब थोड़ा सा प्रदर्शन, जब इनका लीन पीरियड चला था, उस वक्त इन्हें बाहर बिठा दिया गया था। एक बार फिर से अब ये वापसी कर चुके हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, और T20 में उन्होंने IPL में भी अच्छी गेंदबाजी की, अभी वर्ल्ड कप में भी जब से उन्हें मौका दिया गया उन्होंने अपने आप को साबित किया। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, हम उम्मीद करते हैं कि आज भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कोई और दूसरी वजह मुझे नहीं दिख रही कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। सर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी आई है तो लोग ये समझ रहे हैं कि आगाज अच्छा है। अब इस जोड़ी को रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी के मुकाबले कहां देखते हैं? देखिए, रवि शास्त्री और विराट कोहली की भी जो जोड़ी थी, उन्हें आलोचक अपनी अपनी तरह से कसौटी पे कसते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन दोनों ने भी मिलकर भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि विश्व कप हमारा खराब गया, कोई ICC टूर्नामेंट उनकी जोड़ी ने हमें जीत कर नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके जो सीरीज हुए, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, वो उन सीरीजेस में उन्होंने जो भी बायलैटरल सीरीज हुए उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है।
दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी थे और दोनों का जो टेम्परामेंट था वो एक जैसा था। रवि शास्त्री भी अपनी सोच में बहुत अटैकिंग है। जब वो खेलते थे तो बहुत डिफेंसिव बैट्समैन थे और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते थे, लेकिन जो उनकी सोच है उसी वक्त से बहुत एग्रेसिव रही है। और कोहली भी उसी तरह के कप्तान है, बहुत एग्रेसिव सोच रखते हैं, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। इसी तरह से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की जोड़ी भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों बहुत कूल हैं जी। रोहित शर्मा जितना अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, दिमाग से वो उतना ही ठंडा है और बहुत ठंडे दिमाग से कुछ फैसला लेते हैं। तो ये जोड़ी इसके बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमें कुछ थोड़ा और वक्त इनको भी देना चाहिए और तुलना करने के लिए खुद अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना बेहतर होगा। आगाज अच्छा हुआ है जयपुर में, हम चाहते हैं कि आज वो सीरीज सेल करें और इस आगाज को और आगे लेकर जाएं। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, इन दोनों की जो जोड़ी होगी, ये एक सफल जोड़ी बनेगी। बोनी तो अच्छी हुई है। अच्छा सर, जैसे ओस की बात हम कर रहे थे कि ओस गिरने की संभावना है, जाहिर सी बात है अभी शरद का मौसम है तो ओस तो गिरेगा ही। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है, लेकिन वही ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दूसरी पारी में जब आप गेंदबाजी करने जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि बॉल जब गीली हो जाती है तो पहली बात तो वो स्विंग करना बिल्कुल बंद कर देती है, तो इसलिए किसी भी तरह का जेन्युइन स्विंग या रिवर्स स्विंग आपको मिलना नहीं है। दूसरी बात, जब बॉल आप ग्रिप करना चाहते हैं तो आपको लेंथ ढूंढने में दिक्कत आती है। तीसरी बात, ओस गिरने के बाद विकेट पर जब ओस गिर जाती है तो वो गेंद जो है वो बल्ले पर बहुत आसानी से आने लगती है, तो आप थ्रू द लाइन जाकर शॉट अपने खेल सकते हैं, तो वहां पर बल्लेबाजी करना बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ गेंदबाजों के लिए समस्या बढ़ती जाती है, क्योंकि आप स्विंग नहीं कर सकते, आपकी गेंद उतनी स्पिन नहीं करेगी, तो स्पिनर के लिए भी परेशानी है, स्पिनर भी गेंद को ग्रिप नहीं कर सकते। आप कभी शॉर्ट गेंद डाल देंगे, कभी बहुत ज्यादा ऊपर गेंद चली जाएगी, शॉट खेलना मुश्किल हो जाएगा। फील्डर के लिए मुश्किल हो जाती है कि जो मैदान होता है वो भी हल्का सा गीला हो जाता है उसकी वजह से, तो स्लिप करने का डर होता है। गेंद गीली रहती है तो जो ऊंचा कैच आता है उसे जब आप पकड़ते हैं तो गेंद स्लिप करके आपके हाथ से निकल सकती है। हसन अली ने कैच छोड़ा, पाकिस्तान मैच हार गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निश्चित तौर पे जहां पर भी ड्यू फैक्टर है वहां पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत फायदा पहुंचता है। और इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आईसीसी को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये मैच ऐसे नहीं होने चाहिए जहां मैच का फैसला सिक्के से हो, तो फिर खेल का महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि ड्यू फैक्टर को किस तरह से कम इम्पैक्टफुल बनाया जाए, उसे इतना प्ले नहीं करने दिया जाए कि वो मैच का डिसीजन तय करे। इसके लिए आईसीसी को कुछ सोचना होगा, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आनी होगी या डे मैचेस के बारे में सोचना होगा। केवल ये ठीक है कि जब आप रात में मैच खेलते हैं, दर्शक मिलता है, उसका एक अलग आकर्षण होता है, एक माहौल अलग होता है, कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से मुझे लगता है कि इस ड्यू फैक्टर को कम करने के लिए आईसीसी को कुछ न कुछ कदम तो उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे रांची के जैसे ग्राउंड का इतिहास भी टीम इंडिया के साथ है। अब तक T20 के 2 अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए हैं और इन दोनों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। अब 19 नवंबर यानी आज इस मैदान पे होने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड के साथ 3 T20 मैच की सीरीज पे टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा। वहीं 38,000 दर्शकों क्षमता वाले इस स्टेडियम में आज होने वाले मुकाबले को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस ग्राउंड पे पहला इंटरनेशनल T20 मुकाबला 12 फरवरी 2016 को हुआ था। और आज दर्शकों की निगाहें हैं टीम इंडिया पे कि टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहता है, उन्हें जीत मिले, और इसी का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से जो खेल प्रेमी है उनको भी है, जो दर्शक हैं उनको भी है। और सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस तरह के तमाम प्रोग्राम्स और खबर के लिए देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।